हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द BSS चैनल। होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक बिल्कुल नए और फ्रेश टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे, उसी के कंटिन्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में शुरू करने से पहले तो चलिए लेट्स गेट शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम उस टॉपिक के आगे बात करेंगे जो हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, एब्जॉर्प्शन बाय रूट के पार्ट सेकंड के बारे में। चलिए चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन before going to start a topic of this chapter, first we have to learn the answer of last video question. Here is the answer of first question is, where are the mineral nutrients mostly used in a plants? The answer of this question is, like, mineral nutrients are required for plant growth. It is either a constituent or an essential metabolite और इज नीडेड फॉर एंजाइमेटिक फंक्शन। जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट्स ग्रोथ के लिए, वो रिक्वायर्ड क्यों हैं? क्योंकि हो सकता है वो मेटाबोलाइट्स के फंक्शन के लिए या एंजाइमेटिक फंक्शन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट हो सकते हैं। साथ ही साथ द मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ अ प्लांट is a function of all element it contains which participate in a metabolism। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जो प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादातर पार्टिसिपेट करते हैं आपके प्लांट के मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, तो हियर इज योर सेकंड क्वेश्चन, हाउ रूट हेयर स्ट्रक्चरली अडेप्ट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल। इसका आंसर है, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय ऑस्मोसिस। प्रोसेस है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी टॉपिक में, जो आज का टॉपिक है। और साथ ही साथ क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब मिनरल्स आयंस बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके बारे में बात करेंगे, व्हाट इज एक्चुअली एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अगर नहीं समझ में आया तो आप वहाँ से समझ सकते हो। और वैसे भी इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में। Root hair cells are adapted for taking up water and mineral ions by having a large surface area to increase rate of absorption। समझ आया? हाँ, अगर आया तो इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, ताकि इस क्वेश्चन के आंसर आपको वापस से अच्छे से याद हो जाए। और साथ ही साथ अगर इस वीडियो में नए हो, इस चैनल पे नए हो, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ लेट्स मूव टू द टॉपिक। Today we will going to talk about absorption and conduction of water and minerals। हाँ हाँ, यही बात करेंगे कि प्लांट्स में कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स कैसे होता है। लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट, ऑल प्लांट्स एसेंशियली रिक्वायर फूड। ऑब्वियस सी बात है, हर प्लांट्स को, हर ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए उन्हें खाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन प्लांट्स को रोटी दाल चावल हमारी तरह नहीं, उन्हें चाहिए मिनरल्स एंड वाटर विच इज एसेंशियल फॉर दैम। क्यों? अगले पॉइंट में देखते हैं ऐसा क्यों है। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन अ प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड्स। मतलब प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो उनके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, मिनरल्स एंड वाटर पूरी बॉडी के ऑल पार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, समझ आया? ओके, लेट्स टॉक अबाउट द अनदर पॉइंट। एब्जॉर्प्शन रेफर, मतलब जो एब्जॉर्प्शन है, आप जब जैसा कि इस टॉपिक में देख सकते हैं एब्जॉर्प्शन लिखा है, तो सबसे पहले यही देखते हैं है क्या। Absorption refers to the absorption of water by the root from the soil through a process is known as osmosis। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस है जो रूट हेड्स की हेल्प से प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, जो पूरी प्लांट बॉडी में सर्कुलेट होता है, और वो प्रोसेस कहलाती है osmosis। What is actually osmosis? We will see this osmosis process by an image and detail about this in this video। So first we will talk about the next point of this topic, vascular plant। Like the plant term vascular is a Latin word meaning duct। इसका मतलब होता है duct, एक Latin word है। और उसके साथ साथ having a tissues, इनके पास एक टिश्यू होता है जैसे किसे जाइलम, जिसका काम होता है कंडक्ट वाटर फ्रॉम मिनरल्स थ्रू आउट द प्लांट। जाइलम एंड फ्लोएम दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एक सिर्फ और सिर्फ जाइलम की बात करी है। क्यों बात करी है ये आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। ओके, विल टॉक अबाउट द अनदर पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज लाइक द एंटायर मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्बिंग। मतलब प्लांट में जो पूरा एंटायर मैकेनिज्म है
absorbing का water and minerals from the soil by the roots is called upward conduction. ये एक upward conduction है जो gravitational force के opposite होता है. और ये कैसे हो रहा है? स्टेम की वजह से. इज द रिजल्ट ऑफ 5 मेन फिनोमेना. ये जो अपवर्ड कंडक्शन है इसके पीछे 5 मेन फिनोमेना काम करते हैं जिसकी हेल्प से प्लांट अपने वाटर एंड मिनरल्स को एब्सॉर्ब कर लेते हैं. क्या आप जानना चाहते हो वो 5 फिनोमेना क्या है? तो लेट्स सी. द फर्स्ट फिनोमेना ऑफ दिस कंडक्शन इज imbibition. What is imbibition? We'll talk about. The second is diffusion, and the third is osmosis, and the fourth is active transfer, and the last one is your turgidity and flaccidity. Understand? Okay, let's see what is imbibition. In this imbibition we'll talk about what actually means imbibition, how it function and how it occur. Okay, imbibition कैसे होता है? Let's talk about the point. Imbibition is a special type of diffusion. एक ऐसे तरीके का diffusion है where water absorbed by solid colloids. मतलब यहाँ पे जो solid colloids होते हैं वो क्या करते हैं? water को absorb करते हैं. कैसे? Causes a tremendous increase in a volume, जिसकी वजह से उनका volume बढ़ जाता है. एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम ये पॉइंट को कंप्लीट करते हैं. एग्जाम्पल आर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड एंड ड्राई वुड. ठीक है, तो जो सीड बेसिकली हमें पता होगा कि हमारे पास जो ड्राई सीड्स होते हैं अगर हम उन्हें वाटर में सोक करके रखते हैं तो भी वो क्या होते हैं? वो स्वेल कर जाते हैं. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ इम्बिबिशन. ठीक है, उसके साथ साथ अगला पॉइंट इम्बिबिशन का कहता है causes the root hair to take up water in the soil due to a difference in a saturation level of water. तो ये क्या करता है? रूट हेयर में वाटर अपटेक का काम करता है जो कि अलग अलग सैचुरेशन लेवल से वाटर को कंडक्ट करवाता है ताकि प्लांट्स को वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए और साथ ही साथ उनका प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाए. ओके, द थर्ड पॉइंट ऑफ इम्बिबिशन इज it occurs only when a solid plant material like dry wood. अगर सूखी लकड़ी है और सूखा सीड है या ग्रेन्स है, जब वो किसी वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तब उनका क्या होता है? imbibition. The best example of imbibition is during a rainy season a door will get swells up just because it get contact in a water. अगर हमारे घर के दरवाजे पानी के कांटेक्ट में आते हैं रेनी सीजन के टाइम तो वो स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं बिकॉज दे एब्जॉर्ब water by their surface. This process is known as imbibition. Okay, the next point is it produces a lot of pressure. Example, piece of a dry wood can even break a rock. मतलब इसकी वजह से क्या होता है कि अगर इम्बिबिशन की प्रोसेस अगर किसी ड्राई वुड में हो चुकी है तो वो एक बहुत ही ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करता है जो कि जैसा कि आप एग्जांपल में देख रहे हो, अ पीस ऑफ अ ड्राई वुड कैन इवन ब्रेक अ रॉक. मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा एक पत्थर को तोड़ सकता है व्हेन इट हैज़ इम्बाइड वाटर. मतलब उसने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है. वो एक सूखी लकड़ी है जिसने क्या किया है? अपनी सरफेस की हेल्प से वाटर का एब्जॉर्प्शन किया है. ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इम्बिबिशन इज it can full of soaked seed can cause the can to burst open because of pressure on the lid. अगर हम किसी कैन में अगर क्लोज्ड कैन में अगर हम सीड्स को सोक करके रखते हैं तो सोक करने के साथ ही साथ वो कैन बर्स्ट हो सकती है बिकॉज द सोक्ड सीड एब्जॉर्ब वाटर थ्रू इम्बिबिशन. समझ आया कि मतलब एक बॉटल में आप कस के कोई ड्राई सीड को भर के उसके अंदर पानी डाल दो तो उस इम्बिबिशन की हेल्प से होगा क्या? वो जो बॉटल होगी वो बर्स्ट हो जाएगी और साथ ही साथ आपके जो ड्राई सीड्स हो जाएंगे वो सोक्ड हो जाएंगे और उनमें एब्जॉर्ब वाटर इम्बिबिशन की प्रोसेस की हेल्प से एंटर कर जाएगा. ओके, अंडरस्टैंड? समझ आया? ठीक है, नहीं समझ आया तो एक बार पॉइंट को रीड थ्रू कर लो, आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो हम दूसरे फिनोमेना की बात करते हैं. द सेकेंड फिनोमेना इज डिफ्यूजन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है डिफ्यूजन क्योंकि देयर इज लॉट्स ऑफ पॉइंट और a term which makes you difficulties for understanding what is actually a diffusion and another term. We'll see कि कौन कौन से ऐसे टर्म हैं जो कंफ्यूजन कॉज करते हैं. उसको हम डायग्राम में देखेंगे ताकि इजीली हमें वो चीज़ समझ आ जाए.
ओके, लेट्स सी डिफ्यूजन व्हाट एक्चुअली इट मींस। डिफ्यूजन क्या है? ये एक मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है, लिक्विड एंड गैसेस फ्रॉम देयर रीजन टू रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, लाइक अ रूम इज फिल्ड विद अ परफ्यूम एंड अनदर रूम इज एम्प्टी, मतलब वहाँ पे कोई गैस नहीं है, और एक रूम ऐसा है जहाँ पे परफ्यूम से पूरा फिल्ड है। अब क्या हुआ, दोनों रूम पैक हैं, एक में परफ्यूम है और दूसरे में नहीं है। परफ्यूम मीन्स कि वहाँ पे फ्रेगरेंस है, उसके पार्टिकल्स हैं गैसेस फॉर्म में। अब क्या हुआ कि हमने जरा सा एक होल क्रिएट किया दूसरे रूम की तरफ, तो वो सारे के सारे परफ्यूम जो गैसेस है वो क्या होंगे, उस रूम में चले आएंगे जहाँ पे खाली है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जिसमें परफ्यूम है उसका हाई है, जिसमें नहीं है उसका लो है। देखते हैं, और अगला पॉइंट आपका डिफ्यूजन का क्या कहता है। सेल मेम्ब्रेन्स आर परमिएबल टू बोथ। जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं आपके प्लांट सेल हो चाहे प्लांट सेल के जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो परमिएबल होते हैं दोनों चीज़ों के लिए। कौन कौन? CO2 एंड O2। सो द टू गैसेस आर एबल टू डिफ्यूज फ्रीली, जो सेल के अंदर चले भी जाएं और बाहर निकल भी आए। इस वजह से प्लांट सेल्स परमिएबल होते हैं सेल मेम्ब्रेन के लिए, सॉरी प्लांट सेल के लिए। ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट सेज रेस्पिरेशन अकर ड्यू टू डिफ्यूजन। प्लांट्स में हमारी तरह नाक तो होते नहीं है ना, हमारे तो नहीं होते हैं। तो सेम चीज प्लांट्स क्या करते हैं, वाइल रेस्पिरेशन दे यूज दिस प्रोसेस या दिस फिनोमेना कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन की हेल्प से गैसेस क्या होते हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हो, इस पॉइंट में मैंने बात की थी, CO2 एंड O2 ये एक्सचेंज होते रहते हैं। तो दिस इज प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। Okay, the next point says diffusion allow the internal walls of a plant cell to remain moist. डिफ्यूजन की ही वजह से इंटरनल वॉल्स होती हैं प्लांट की, कभी अगर नोटिस किया होगा, वो मॉइस्ट होती हैं जस्ट बिकॉज दे डू डिफ्यूजन, है ना, वो डिफ्यूजन करते रहते हैं, इस वजह से उनकी इंटरनल वॉल्स होती हैं वो मॉइस्ट रहती हैं। समझ में आया? नहीं आया तो इस पॉइंट को दोबारा रिपीट कर लो, समझ आ जाएगा। ओके, अगला पॉइंट है आपके डिफ्यूजन का। इट अलाउज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल थ्रू द साइटोप्लाज्म। ये हर किसी को अलाउ नहीं करते जस्ट बिकॉज दे हैव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टाइप। तो ये सिर्फ और सिर्फ आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अपने साइटोप्लाज्म से होके ट्रैवल करना, पास करना, इन्हीं को सिर्फ वो अलाउ करते हैं थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस। ओके, तो अगला पॉइंट है इंसेक्ट आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स फ्लावर बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेंट थ्रू द एयर। अभी परफ्यूम वाली बात कराई, जैसे मैंने कहा कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, तो उनके ऊपर एक अलग सा फ्रेगरेंस होता है हर फ्लावर को। तो हर फ्लावर क्या करते हैं कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए वो सेंट को या अपने फ्रेगरेंस को डिफ्यूज करते हैं, मतलब उनके पास जो फ्रेगरेंस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इन्वायरमेंट में। तो इन्वायरमेंट में वो डिफ्यूज़ करते हैं, स्प्रेड करते हैं, ताकि जो इंसेक्ट हैं वो फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट हो सके। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी, द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस diffusion as example, like when perfume is split in one corner of a room, its fragrance spreads all over the room। मतलब कि अभी मैंने एग्जांपल बताया कि एक कमरे के कॉर्नर में आपने परफ्यूम को स्प्रेड किया तो थोड़ी ही देर में वो पूरे कमरे में स्प्रेड हो जाएगा। ओके, समझ आया? ठीक है, तो अगला पॉइंट आपका क्या है, अगला फिनोमेना है osmosis। Here we will talk about the osmosis and diffusion also because both are confusing। ये दोनों थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो इस चीज़ को और बेहतर समझने के लिए हम थोड़ा डायग्राम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके पॉइंट को देखते हैं। ऑस्मोसिस कहता क्या है? ये एक स्पॉन्टेनियस नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसा कि मैंने अभी कहा, सेमी परमिएबल इट मींस कि इट अलाउज ओनली अ सिलेक्टेबल थिंग्स, मतलब वो हर चीज़ को अलाउ नहीं करेगा, साथ ही साथ कुछ ही चीज़ों को, जो सिलेक्टेबल चीज़ें हैं उन्हें ही क्या करेगा, अलाउ करेगा। फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो सल्यूट कंसंट्रेशन टू द सॉल्यूशन विद अ हाई सल्यूट कंसंट्रेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ? एक तरफ समझ लो कि सल्यूट का कंसंट्रेशन कम है और एक तरफ सल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ऑस्मोसिस की हेल्प से क्या होता है कि जो लो सल्यूट कंसंट्रेशन है वो मूव करता है हाई सल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है,
तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे जो प्रोसेस है, जैसे कि डिफ्यूजन में बात करी थी, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, सेम एज इट इज ऑस्मोसिस में भी होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की बात की जाती है, इस वजह से आपका ऑस्मोसिस थोड़ा सा डिफ्यूजन से अलग है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ ऑस्मोसिस इज, अगला ऑस्मोसिस का पॉइंट क्या है और क्या कहता है, ऑस्मोसिस कैन बी रिगार्डेड एज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन। ध्यान देना, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन है। क्यों? ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात की जाती है, जबकि डिफ्यूजन सिंपल एटमॉस्फेयर के साथ किया जाता है। वहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, लेकिन ऑस्मोसिस के प्रोसेस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, अगला ऑस्मोसिस का पॉइंट कहता है द एबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन की क्या एबिलिटी, टू अलाउ द पासेज ऑफ सर्टेन सब्सटेंस ओनली टू पास थ्रू इट कॉल्ड सेमी परमेबिलिटी। मतलब वो कुछ ही चीज़ों को पास करने दे आपका सेल मेम्ब्रेन, दैट इज सिलेक्टेबल चीज़ें हो तो उसको कहते हैं हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सेमी परमेबिलिटी। और ये सारी ही सारी ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आर सेमी परमेबल इन नेचर। मतलब जितने भी बायोलॉजिकल मतलब लिविंग सेल मेम्ब्रेन है, वो सारी की सारी नेचर में कैसी हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कैसी हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये कभी कभी एमसीक्यूज में ऐसा पूछ लिया जाता है, तो याद रखना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। नॉर्मली दे अलाउ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड रेस्ट्रिक्ट एंटायर ऑब्सोल्यूट मॉलिक्यूल। वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को जाने देती हैं, जबकि सारे के सारे सल्यूट मॉलिक्यूल्स को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि उनका साइज सॉल्वेंट से कभी कभी बड़ा हो जाता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर ऑस्मोसिस। लेट्स सी द फंक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, व्हाट एक्चुअली ऑस्मोसिस डू, तो ताकि हमें डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में थोड़ा सा डिफरेंस पता चल सके, और साथ ही साथ हमें ये भी मालूम हो जाए कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में बहुत ही डिफरेंस है। ठीक है, तो पहला फंक्शन है आपके ऑस्मोसिस का, हेल्प द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय रूट हेयर। मतलब रूट प्लांट के रूट हेयर से वाटर एंड मिनरल के एब्जॉर्प्शन में ऑस्मोसिस हेल्प करती है। इट मेंटेन्स टर्गर प्रेशर एंड द वाटर कंटेंट ऑफ द प्लांट सेल। ठीक है, ये प्लांट सेल का वाटर कंटेंट को मेंटेन करना, थ्रू टर्गर प्रेशर भी मेंटेन करना भी एक इसका काम है आपके ऑस्मोसिस का। Okay, the third point is ensures flow of water and minerals from one cell to other। एक सेल से अगर दूसरी सेल्स में अगर वाटर एंड मिनरल्स का फ्लो करना होता है, दिस इज ऑल अबाउट टू डू osmosis process। Okay, the another function of osmosis is कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल्स। मतलब ये प्लांट्स में जो स्टोमेटा होती है, उनके पास जो गार्ड सेल्स होती हैं, उनको ओपन एंड क्लोजिंग के लिए भी क्या ज़रूरत होती है, ऑस्मोसिस की। ओके, द नेक्स्ट फंक्शन इज द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द ऑस्मोटिक एंट्री। एक प्रेशर की ज़रूरत होती है जो ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इन अ सोल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो रिक्वायर होता है ताकि वाटर सोल्यूशन या किसी चीज़ को प्रिवेंट कर सके या जाने के लिए मजबूर कर सके, वो एक जगह से या मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर सके, तो वो प्रेशर कहलाता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, here we'll see the diagram of osmosis and diffusion. Let's see and explain. I will explain you how osmosis is different from diffusion. First we'll talk about the diffusion air molecules. Let's see, this is your higher concentration of molecules, ठीक है, एंड हियर इज लो कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब यहाँ एक तरफ लो कंसंट्रेशन है आपके मॉलिक्यूल्स का, एक तरफ हाई कंसंट्रेशन है आपके मॉलिक्यूल्स का, लेकिन बीच में आप देख सकते हो कोई परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है। मतलब जिस भी चीज़ का डिफ्यूजन होगा वो एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ विदाउट रेस्ट्रिक्शन होगा। अंडरस्टैंड, आया समझ में, विदाउट रेस्ट्रिक्शन। वाइल इन ऑस्मोसिस, अगर एक तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और दूसरी तरफ लो है, तो ऑब्वियस सी बात है दे मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये साफ साफ डायग्राम में आपको दिख रहा है, लेकिन देयर इज अ बैरियर कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वही पास कर सकता है
जो उसके अकॉर्डिंग सिलेक्टेबल होगा। अगर मॉलिक्यूलर साइज इस सेमी परमिएबल पोर्स की साइज से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो वो पास करके दूसरे सेल या दूसरे कंपार्टमेंट में नहीं जा सकता, लेकिन अगर वो चीज़ कम है तो वो पास कर सकता है और जा सकता है। ठीक है, होप सो आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। ओके, तो मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक आपका इसका है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा नहीं है, हम थोड़ा ही देखेंगे क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली मतलब क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अ प्रोसेस आर द टू मेथड इन विच मॉलिक्यूल्स एंड अदर मटेरियल मूव इन एंड आउट ऑफ अ सेल। मतलब ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स या तो अंदर जाता है या तो बाहर आता है, सेल के अंदर या बाहर। ये एक पूरी इंट्रासेल्युलर मेम्ब्रेन होती है, उसी के अक्रॉस ये प्रोसेस चलती रहती है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और हाँ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल और आयन अगेंस्ट अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। हर जगह किसी चीज़ का भी जो मूवमेंट होगा वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि कोई भी अगर मॉलिक्यूल मूव करता है वो तभी मूव करेगा जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होगा होगा याद रखना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अंडरलाइन कर लो, लिख लो, कहीं भी कुछ भी कर लो, लेकिन आप याद, समझ आया? नहीं आया तो फिर से रिपीट कर। ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं। विच डज नॉट ऑर्डिनरली अकर्स, सो एंजाइम एंड एनर्जी आर रिक्वायर्ड। मतलब ये चीज़ जनरली नहीं होती है और उसके साथ साथ उन्हें एनर्जी और एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसी का एक दूसरा भाई है जिसे कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, एंड द पैसिव ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी। इस वजह से उसको कहते हैं हम पैसिव ट्रांसपोर्ट। समझ आया? ओके, लेट्स सी द लास्ट टॉपिक ऑफ this video. The topic is turgidity and flaccidity. दोनों चीज़ें लगभग सेम है लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, उसके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट सी अबाउट द टर्जिडिटी। व्हेन अ सेल एब्जॉर्ब वाटर बाय एंडोस्मोसिस, अगर कोई सेल एंडोस्मोसिस करती है, एंडो एंडो एक होता है एक्टो और एक होता है एंडो। एंडो मीन्स अंदर की तरफ, एक्टो मीन्स बाहर की तरफ। एंडो मतलब अंदर की तरफ, एक्टो मीन्स बाहर की तरफ। समझ में आया? ऐसी ऑस्मोसिस प्रोसेस जिसमें कोई चीज़ बाहर निकल जा रही है, बाहर से हो रही है, इट्स कॉल्ड एंडोस्मोसिस। ओके, बाहर से कुछ अगर आ रहा है तो एंडोस्मोसिस, अंदर से कुछ बाहर जा रहा है तो एक्टोस्मोसिस या एक्सोस्मोसिस। ओके, it become fully stretched and is unable to take up a more water. For example, आपके पास एक रेंज है, मतलब किशमिश है, आप उसे वाटर में डिजॉल्व मिक्स सोक करके रखो तो वो कुछ टाइम के बाद स्वेल कर जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर, उस किशमिश के अंदर जो शुगर कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा है, बट आउटसाइड ऑफ द सब्सटेंस वाटर कंसनट्रेशन ज़्यादा है। तो मूवमेंट किस चीज़ का कहाँ की तरफ होगा? मतलब बाहर कंसनट्रेशन किसका ज़्यादा है? वाटर का। वो कहाँ मूव करेगा? अंदर की तरफ, और अंदर वाला बाहर की तरफ मूव करेगा। तो वाटर एंटर्स इनटू द किशमिश, दिस इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस, एंड दिस ऑल अबाउट इज turgid, turgid pressure. Okay, and the condition described at turgidity. एंडोस्मोसिस हुई मतलब बाहर से कोई चीज अंदर की तरफ गई, दैट इज कॉल्ड टर्जिडिटी। लेकिन टर्जिड गार्ड सेल्स स्टोमेटा ओपन ट्रांसपिरेशन एंड डिफ्यूजन अकर। मतलब टर्जिड जो गार्ड सेल्स होते हैं ये जब खुलेगा तभी ट्रांसपिरेशन और डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी। होगी कब? जब ये टर्जिड गार्ड सेल्स स्टोमेटा को खोलेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि अगले पार्ट की बात करेंगे, दैट इज योर फ्लैसिडिटी इज व्हाट when a cell when a cell loses water it loses its shape। मतलब सेल के अंदर से कोई चीज स्क्वीज आउट हो, बाहर निकल गई, या वो फ्लैसिड हो गया, एंड द कंडीशन इज डिस्क्राइब्ड एज फ्लैसिडिटी। फॉर एग्जांपल, यू हैव अ ग्रेप और उसको आपने सुखा दिया, तो वो जो ग्रेप पहले था वो स्ट्रेच्ड था, लेकिन आपने जब ड्राई कर लिया तो वो कैसा हो गया आपका? फ्लैसिड। मतलब उसके अंदर का कॉन्सेंट्रेशन गायब हो गया। मतलब सेल के अंदर से कोई चीज़ बाहर निकल आए, दैट इज कॉल्ड फ्लैसिड। ठीक है, एंड फ्लैसिड गार्ड सेल्स स्टोमेटा क्लोज। और इसकी वजह से क्या होता है? फ्लैसिड मतलब टर्जिडिटी हेल्प्स स्टोमेटा टू ओपन
वाइल फ्लासिडिटी हेल्प्स स्टोमेटा टू क्लोज, मतलब फ्लासिडिटी की वजह से स्टोमेटा क्लोज होता है, जबकि टर्जिडिटी की वजह से स्टोमेटा आपका खुलता है. ओके, लेट्स सी द डायग्राम ऑफ टर्जिड सेल्स एंड फ्लासिड सेल्स. हियर यू कैन सी सी द डायग्राम. वाटर क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस की हेल्प से सेल के अंदर की तरफ आ रहा है, जो सेल स्ट्रेच हो रही है, जबकि फ्लासिड में इसका उल्टा हो रहा है, अंदर से जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है वो बाहर की तरफ आ रहा है, वो सेल श्रिंक हो रही है. और ये दोनों एग्जाम्पल हैं आपके टर्जिड सेल एंड फ्लासिडिटी के. होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें. Okay, let's see the question of today video. The first question of this video is what is osmosis. आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, डायग्राम दिखा के भी बताया है कि osmosis क्या होता है. तो आप, मैं आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट में ज़रूर लिखेंगे. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन टर्जिडिटी. अभी तो बताया कि टर्जिडिटी क्या होता है. ओके, होप सो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको ज़रूर मिल जाएंगे. अगर मिल जाएंगे तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ सुरक्षित रहिए. मैं आशा करता हूँ कि आप सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे. इसी के साथ साथ इस वीडियो को एंड करते हैं. और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग.